Hello, my dear friends. Very good afternoon, dear. And I welcome you all on your own live platform of Target On and Target with Alok. Dear friends, as per your demand, today's topic is finite and non-finite. आज का टॉपिक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का है। तो थोड़ा सा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, इसके बारे में चर्चा जरूरी हो जाती है। पहले हम लोग थोड़ा सा फाइनाइट के कंसेप्ट को समझें। The verb which is governed by subject. वे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हैं, या यूं कह सकते हैं कि द वर्ब व्हिच कम्स इन कंकॉर्डमेंट और एग्रीमेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट, जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आती है या फिर जिस क्रिया के ऊपर सब्जेक्ट का गवर्नेंस हो, उसी को हम फाइनाइट कहते हैं। लेकिन कैसे, जरा इसको उदाहरण से देखा जाए। सेंटेंस डियर अगर ये लें कि आई राइट, यू राइट, लेकिन ही राइट्स, इसमें यस जुड़ रहा है। एक और सेंटेंस लिया जाए कि आई गो, यू गो, ही गोज। अगर देखा जाए तो इसमें कुछ अंतर सा है वर्ब में। ही के साथ राइट में यस जोड़ रहे हैं और ही के साथ वर्ब गो में ई यस जोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई and the second person singular you, they are considered as plural subject. ध्यान रखिएगा, होते तो नहीं है लेकिन इनको माना गया है, प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर किया गया है, considered. Although they are singular, but they are considered as plural subject. प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। और वर्ब की जितनी भी बेस फॉर्म होती है इंग्लिश में, वह हमेशा प्लूरल होती है। Every verb in English language in their base form are plural. और जहां तक फर्स्ट पर्सन आई होता तो सिंगुलर है, ऐसे ही सेकंड पर्सन यू को सिंगुलर मानते हैं। हालांकि सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू ही होता है, लेकिन इन दोनों को माना गया है क्या? दे आर कंसीडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट। व्हाट अबाउट थर्ड पर्सन ही शी और इम्पर्सनल प्रोनाउन इसका इट, दे आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर। इनको क्या मानते हैं? सिंगुलर। और तीसरी बात यह है कि ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर बेसिकली प्लूरल। और तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि देयर मस्ट बी प्रॉपर एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होना चाहिए? एक कंकॉर्डमेंट होना चाहिए।
or you can say that verb must be governed by its subject. तो आई को प्लूरल माना गया है, उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब को अप्लाई किया तो आई और राइट में एक कंकार्डमेंट हो गया। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर हम ही के साथ केवल राइट लगा देते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट टूटता है। सब्जेक्ट तो हो जा रहा है सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या हो जा रही है? प्लूरल। अगर ही राइट लिखा जाए तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। हमारे सामने केवल एक ऑप्शन बचता है। सिंस वी कैन डू नथिंग विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर ही है तो सी नहीं कर सकते, यू नहीं कह सकते। ऑप्शन हमारे सामने केवल एक चीज का बचता है कि वी ऐड यस और ईएस टू द रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब बेस फॉर्म में हम वर्ब में यस या ईएस को ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में कुछ किताबें ये भी कहती हैं कि वर्ब ये सिंगुलर और प्लूरल होती है। तो माफ करना दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर और प्लूरल का अगर कंसेप्ट है तो केवल नाउन में है। नाउन सिंगुलर या प्लूरल होती है, और ये कहा जाए कि सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होती है तो ये बात उचित नहीं है। वर्ब हमेशा एग्रीमेंट में होती है किसके? सब्जेक्ट के। थर्ड पर्सन सिंगुलर माने गए हैं तो उनके साथ अगर हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं तो वर्ब सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में नहीं आती है। और जबकि आई और यू को क्या माना गया है? प्लूरल। प्लूरल के साथ अगर हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट प्रॉपर मिलता है। आई प्लूरल है तो गो लगाया, यू अगर प्लूरल है तो उसके साथ गो के फर्स्ट फॉर्म लगाए। थर्ड पर्सन को सिंगुलर कंसीडर किया गया है तो गो में हमने ईएस जोड़ दिया। मतलब क्या? कि यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार काम कर रही है और गोज अपने सब्जेक्ट के इन अकॉर्डेंस आ रही है। वी कैन से दैट देयर इज परफेक्ट एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। हम ये भी कह सकते हैं कि ये वर्ब किसके द्वारा गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट के द्वारा। राइट किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट से। ऐसे ही गो किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट आई से। और गोज किससे गवर्न हो रही है? अपने सब्जेक्ट ही से। तो जो वर्ब इस तरह का व्यवहार करती हैं या जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं या जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हैं वो क्या होती हैं? फाइनाइट। तो इसमें राइट क्या है? फाइनाइट है। और इसमें गो और गोज क्या है? ये सब फाइनाइट है। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि द फैक्ट शुड बी borne in mind that in English language I, first person I, and second person you are considered as plural subject. He, she, and impersonal pronoun it are thought to be singular. और दूसरी चीज क्या? कि all verbs basically in English language are plural. जितनी भी वर्ब की बेस फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, वो अपने मूल रूप में क्या होती है? प्लूरल होती है। और तीसरी चीज कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कंकॉर्डमेंट या फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है, जैसे आई राइट, आई प्लूरल, उसके साथ वर्ब की रूट फॉर्म राइट लगाया। सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर यू, इसके साथ राइट लगाया, माना गया है सेकंड पर्सन
सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल है, हालांकि यू जो है प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन ही शी इट को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी उस वर्ब को सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में लाने के लिए हम उनके रूट फॉर्म में यस जोड़ते हैं या फिर ईएस जोड़ते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह कंसेप्ट केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अगर बात करें यस या ईएस ऐड करने की बात, तो यह केवल और केवल किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। बाकी अगर हम सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट की बात करें, तो उसमें वर्ब की नेचर के अनुसार इज एम आर यानी वर्ब बी का, तो इस संदर्भ में थोड़ी सी एक बात और भी कर लिया जाए। पहली बात क्या कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार आएगी वो क्या होगी? फाइनाइट होगी। तो इसमें फाइनाइट है राइट, और इसमें फाइनाइट क्या है? गो। राइट। मैंने ये कहा कि वर्ब में यस या ईएस जोड़ने का जो कंसेप्ट है वो केवल, और केवल किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। थोड़ा सा एक नजर इस पर देखा जाए। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम, लगे हाथ इसको भी क्लियर कर लिया जाए। टाइम जो है ये इनफिनिट है, अनंत है। लेकिन टेंस की अगर बात की जाए तो टेंस जो है वह डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम। अगर हम टाइम को काल कहें या फिर समय कहें तो ये तो अनंत होता है। लेकिन अगर हम टाइम के डायमेंशन की बात करें तो वही क्या हो जाता है? टेंस, जिसको लैटिन में टेम्पस कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टाइम ये इनफिनिटी एंटिटी है, लेकिन टाइम को हम अगर 3 डायमेंशन में तोड़ते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, तो ये बनता है आपका टेम्पस, जिसको क्या कहते हैं? लैटिन वर्ड है टेम्पस, लैटिन वर्ड है। और जो टेंस है वो टेम्पस से बना हुआ है। इंग्लिश में वो टेंस है और वही लैटिन में क्या है? टेम्पस। तो टेम्पस का मतलब ही होता है डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि समय के आयाम, समय के आयाम, या यूं कह दें आप कालखंड। तो अनंत समय में से हमने प्रेजेंट का चुनाव किया, पास्ट का या फिर फ्यूचर का। मतलब कि समय के हमने 3 आयाम या 3 खंड किए, तो वही बनता है आपका टेंस। थोड़ा सा मैंने ये कहा था कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब में जो रूट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं वह केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो थोड़ा सा इस संदर्भ में और भी बातें कर ली जाएं, फिर आगे बढ़ा जाए। इतनी बात तो तय हो गई कि जो टेंस है वह कालखंड है या फिर डायमेंशन ऑफ टाइम है, क्योंकि टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। जहां तक टाइम की बात की जाए तो टाइम में हम समय के 3 आयाम करते हैं या फिर 3 खंड करते हैं। क्यों कि इस भौतिक जगत में जितनी भी क्रियाएं हैं वो टाइम ओरिएंटेड होती हैं, कि कोई क्रिया समय के किस खंड में हुई उसी के अनुसार टेंस का भी निर्धारण करते हैं। एक नजर देखा जाए, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को भी समझ लिया जाए। यूं तो किताबें और टीचर ज्यादातर लोग बताते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कितने कितने पार्ट होते हैं। जाहिरा तौर पर लोग ये कहते हैं कि 4-4 पार्ट होते हैं, लेकिन डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर।
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 5-5 पार्ट होते हैं, 4 नहीं। लेकिन किताबें और टीचर आपको जो है केवल 4 पार्ट बताते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। जिसको आप कहते हो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो कितने पार्ट होते हैं? 5 सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ऐसा क्यों? ये याद रखिएगा कि टेंस इज डिटरमिन्ड बाई। क्यों ऐसा होता है? वो नोट में विशेष तौर पर ये जानकारी रखना जरूरी है कि टेंस इज डिटरमिन्ड बाई नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन और वर्ब। कि क्रिया की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही टेंस का निर्धारण करते हैं या होता है। हम अभी फाइनाइट के ऊपर ही आ रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब में यस या ईएस जोड़ने का जो कंसेप्ट है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्योंकि टेंस की बात आ गई इसलिए जरूरी है इसके बारे में हल्की सी चर्चा कर लेना। सिंपल किताबें और टीचर आपको ये बता देते हैं कि ये जो आपका सिंपल है और इंडेफिनिट ये दोनों एक ही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जब ये बात तय है कि टेंस इज डिटरमिन्ड बाई नेचर ऑफ एक्शन और नेचर ऑफ वर्ब, क्रिया की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही टेंस बनता है। सिंपल कब होगा? जब वर्ब किस फॉर्म में होगी? बी फॉर्म में होगी। और बी का मतलब होता है होना। बी मीन्स होना। जब भी कोई क्रिया होने के रूप में होगी, बी स्टेट में होगी, तो वो होगा सिंपल। हमने अगर कहा कि रोशनी है तो इसमें रोशनी का होना ही क्रिया है। तो रोशनी का होना ये वर्ब बी को शो कर रहा है, इसीलिए क्या होगा? सिंपल। अगर वर्ब का होना प्रेजेंट में होगा तो सिंपल प्रेजेंट, वर्ब का होना अगर पास्ट में होगा तो सिंपल पास्ट होगा। जैसे कल मौसम सुहाना था, तो मौसम का सुहाना होना ये पास्ट में है तो सिंपल पास्ट। आज मौसम सुहाना है, वर्ब है मौसम का सुहाना होना, तो प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट। और अगर फ्यूचर में किसी वर्ब का होना पाया जाएगा तो होगा सिंपल फ्यूचर। कल मौसम सुहाना होगा, मतलब क्या? कि मौसम का सुहाना होना वर्ब है और ये किस में है? फ्यूचर में है, तो उसको कहते हैं सिंपल फ्यूचर। तो क्या कि जब भी वर्ब किस फॉर्म में होगी? बी फॉर्म में होगी तो सिंपल होगा। वर्ब का होना प्रेजेंट में तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में वर्ब का होना पाया जाएगा तो सिंपल पास्ट, और अगर फ्यूचर में होना पाया जाएगा तो उसको कहते हैं सिंपल फ्यूचर। बट व्हाट अबाउट इंडेफिनिट? इंडेफिनिट का मतलब, इंडेफिनिट कहते हैं अनिश्चित को, विच इज नॉट सर्टेन, विच इज नॉट डेफिनिट। वर्ब मस्ट बी देयर बट द टाइम एंड नेचर ऑफ वर्ब इज अननोन, नॉट डेफिनिट। तो वो क्या होगा? इनडेफिनिट। सेंटेंस अगर ये कहें कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ध्यान दीजिएगा इसमें वर्ब है पढ़ना, लेकिन वो क्या पढ़ता है, कब पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? वर्ब तो है लेकिन नेचर यानी प्रकृति के बारे में कोई डेफिनिट सूचना नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बचपन में आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा, वाक्य के आखिर में जब ता है, ती है, ते आते हैं तो ऐसे इंडेफिनिट कहलाते हैं। याद रखिएगा कि टेंस हमेशा डिटरमिन होता है, उसका निर्धारण होता है, क्रिया की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही। तो दिस मच इज नाउ सर्टेन, इफ द नेचर ऑफ एन एक्शन इज इन बी फॉर्म तो वो क्या होगा? सिंपल। इफ द नेचर ऑफ एक्शन shows indefiniteness,
अनिश्चितता अगर दिखाए तो वो होगा इनडेफिनिट। इसीलिए नाम भी इसका रखा गया है क्या, इनडेफिनिट। और देखिए अगर कंटिन्यूटी नेचर हो, जैसे आप सुन रहे हैं तो आपका सुनना कंटिन्यू है। वर्ब की नेचर अगर कंटिन्यूअस में हो तो वो कंटिन्यूअस होगा। वर्तमान में अगर किसी वर्ब की नेचर कंटिन्यूटी में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट में अगर कंटिन्यूटी हो तो पास्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में अगर होना हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कहते हैं जब वर्ब की नेचर पूरी तरह से परफेक्शन शो करे। जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया तो पढ़ने का काम परफेक्ट हो गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट को। वर्ब का परफेक्शन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। वर्ब का परफेक्शन पास्ट तो पास्ट परफेक्ट। और अगर फ्यूचर हो तो फ्यूचर। हालांकि टेंस का जब टर्न आएगा तो बड़ी इसमें अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। और इम्परफेक्ट का मतलब होता है पार्टली परफेक्ट एंड कंटिन्यू। जैसे अगर मैं कहें कि पिछले 10 मिनट से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट से अब तक पढ़ भी चुके हैं और अब भी पढ़ रहे हैं। तो वर्ब की दोनों नेचर इसमें मिल रही हैं, परफेक्शन की भी और कंटिन्यूटी की भी। उसी को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट। ठीक है, तो इतनी बात डियर ये क्लियर हो गई कि टाइम इन्फिनिट एंटिटी है, एक अनंत सत्ता है। लेकिन इस व्यवहार जगत में जब हम कोई क्रिया समय के किस खंड में होती है, जब डायमेंशन करते हैं, समय के जब 3 आयाम बनाते हैं, वो यूं तो 4 होते हैं। एक होता है टाइमलेसनेस। हालांकि इस भौतिक जगत में क्रिया के या समय के हम 3 आयाम ही मान करके चलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन याद रखिएगा कि समय का एक चौथा भी आयाम होता है जिसको हम टाइमलेसनेस कहते हैं, काल रहितता। हालांकि फिजिबल और फिजिकल वर्ल्ड में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। जब कोई सीयर, जब कोई मेडिटेटर इस दुनिया से, भौतिक जगत से ट्रांसेंड कर जाता है, किसी दूसरे लोक में पहुंच जाता है, तो वहां पर 2 चीजों की अनुभूति होती है, टाइमलेसनेस की और स्पेसलेसनेस की। भौतिक जगत समयबद्ध है और सीमाबद्ध है। लेकिन एक ऐसे लोग, आध्यात्मिक दुनिया में अगर हम छलांग लगा जाते हैं तो वहां पर समय मिट जाता है और स्पेस यानी सीमा रहितता आ जाती है और काल रहितता आ जाती है। तो उसकी चर्चा नहीं। तो मैंने ये कहा कि वर्ब के रूट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ने का जो कंसेप्ट है वह केवल और केवल प्रेजेंट इनडेफिनिट में है, बाकी और किसी में नहीं। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। ऑक्सिलरी डिड के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी जुड़ती है। परफेक्शन में हैज हैव यानी वर्ब हैड के साथ, वर्ब हैव के साथ हैज हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इम्परफेक्ट में पार्टली परफेक्शन भी शो करना होता है, तो हैज या हैव बीन प्रेजेंट में और वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म। तो मेरे कुल कहने का मतलब डियर इतना ही था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि वर्ब के रूट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ने की जो अवधारणा है फाइनाइट की, वह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे चलें अपने इसी पॉइंट पर, तो द वर्ब विच इज गवर्न बाय सब्जेक्ट इज नोन एज फाइनाइट। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हो वो फाइनाइट। अगर गो की बात की जाए तो ये वर्ब है, लेकिन किसके इन अकॉर्डेंस आ रही है, अपने सब्जेक्ट के, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार बिहेव करती है वो क्या हो जाती है, फाइनाइट। तो इसमें राइट क्या है, फाइनाइट है। और इसमें गो क्या है, ये भी फाइनाइट है। अब नॉन फाइनाइट की चर्चा की जाए, नॉन फाइनाइट।
फाइनाइट में हम लोगों ने देखा कि वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब विच इज नॉट गवर्न्ड बाई verb which is not governed by subject nor by tense, यानी ऐसी वर्ब जो ना तो अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती हो और ना ही टेंस से। क्या कि जिस क्रिया के ऊपर ना तो सब्जेक्ट का प्रभाव पड़े और ना ही टेंस का प्रभाव पड़े, ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट। एग्जाम्पल से क्लियर किया जाए, सेंटेंस लें बेटा कि आई वांट टू गो, आई वांट टू गो और यू वांट टू गो, बड़े सरल सेंटेंस से। और शी वांट्स टू गो, शी वांट्स टू गो। सेंटेंस को अगर हम क्लोजली स्क्रूटिनाइज करें तो इन तीनों सेंटेंस में हम दो वर्ब अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वांट और दूसरा क्या? टू गो। ध्यान अगर दिया जाए तो वांट में हम यस ऐड कर रहे हैं, लेकिन टू गो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आई के साथ यानी प्लूरल के भी साथ वांट और सिंगुलर के भी साथ क्या? सिंगुलर के साथ वांट में हम यस ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन टू गो के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट के भी साथ टू गो और सिंगुलर के भी साथ टू गो। मतलब क्या कि वांट जो है वो अपने सब्जेक्ट के इन अकॉर्डेंस आ रही है, या यूं कह सकते हैं कि वांट सब्जेक्ट से गवर्न हो रही। तो अभी हमने पढ़ा कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट से गवर्न होगी वो फाइनाइट होगी, तो वांट इसमें फाइनाइट है। बट व्हाट अबाउट वर्ब टू गो? टू गो के बारे में क्या? कि दिस इज नॉट गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट, इसलिए क्या हो गई? नॉन फाइनाइट। क्या? नॉन फाइनाइट। और भी देखा जाए, सेंटेंस अगर यूं लिया जाए कि आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, यू लाइक रीडिंग, you like reading but he likes reading। मैं पढ़ना पसंद करता हूं, तुम पढ़ना पसंद करते हो। he likes reading, इसमें हमने क्या किया? इसमें डियर सिंगुलर के साथ एस को ऐड कर दिया। क्यों? प्लूरल के साथ तो लाइक लगाया, ये भी प्लूरल है लाइक, लेकिन सिंगुलर के साथ वर्ब लाइक को एग्रीमेंट में लाने के लिए हम इसके रूट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो लाइक क्या है? ये है फाइनाइट। क्यों? कि अपने सब्जेक्ट से गवर्न हो रही। लेकिन अगर रीडिंग की बात देखें तो प्लूरल के भी साथ रीडिंग ही है और सिंगुलर के भी साथ रीडिंग ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रीडिंग है ये सब्जेक्ट से गवर्न नहीं हो रही है, यानी कर्ता का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये वर्ब क्या हो गई? आपकी नॉन फाइनाइट। दिस मच इज क्लियर। एक बात और, इसकी खासियत क्या होती है कि ये टेंस से भी गवर्न नहीं होती। याद रखिएगा कि फाइनाइट के टेंस होंगे, उनका टेंस चेंज होगा, लेकिन नॉन फाइनाइट का कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है। देखा जाए कैसे? अगर पहले सेंटेंस को देखा जाए, फाइनाइट का टेंस आई वांटेड टू गो और शी वांटेड टू गो,
शी वांटेड टू, फाइनाइट का टेंस चेंज हुआ, वांटेड किया। इसमें भी देखें, आई लाइक्ड रीडिंग, आई लाइक्ड रीडिंग, ही लाइक्ड रीडिंग। तो क्या बात पता चली कि फाइनाइट का ही टेंस चेंज होगा, नॉन फाइनाइट का कोई टेंस चेंज नहीं होता है। तो फाइनाइट के बारे में दो चीजों का पता चला। पहली बात तो ये सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होती हैं, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सबके साथ इनका जो फॉर्म है वो एक जैसा होता है। और टेंस केवल फाइनाइट का चेंज होता है, नॉन फाइनाइट का नहीं। इसीलिए नॉन फाइनाइट को एक और नाम से जानते हैं, पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक क्रियाएं यानी ऐसी वर्ब जो कर्ता और काल से परे हों, वे क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट होती हैं। राइट। एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूं, फाइनाइट वो होती है जो अपने सब्जेक्ट से गवर्न होती है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में आई फर्स्ट पर्सन, आई और वी होता है ना, तो आई होता तो सिंगुलर है लेकिन इसको मानते हैं क्या? प्लूरल। ऐसे ही सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू और प्लूरल यू, तो सिंगुलर यू ये प्लूरल माना गया है। थर्ड पर्सन ही शी या फिर इम्पर्सनल प्रोनाउन इट सिंगुलर कंसीडर किए गए हैं। तो इनके साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कोई वर्ब आएगी तो वह केवल और केवल किसके साथ आएगी? अपने रूट फॉर्म में यस या ईएस लेकर के आएगी। तो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार बिहेव करे वो क्या होगी? आपकी फाइनाइट हो जाएगी। और जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के प्रभाव से मुक्त होगी वो होगी क्या? नॉन फाइनाइट। साथ में ये भी हम लोगों ने अभी चर्चा की, वो चर्चा किस बात की? कि नॉन फाइनाइट ना तो सब्जेक्ट से गवर्न होती है और ना ही टेंस से गवर्न होती है। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब वर्ब के रूट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना, ये किस में अप्लाई होता है? केवल और केवल प्रेजेंट इनडेफिनिट में। लगे हाथ हम लोगों ने ये भी चर्चा कर ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट या फिर कंटिन्यूअस परफेक्ट या इम्परफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका टेंस होता है वो किस वर्ड से बना हुआ है? लैटिन वर्ड है टेम्पस। टेम्पस का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के 3 आयाम होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अनंत समय में से हमने प्रेजेंट का चुनाव किया, पास्ट का या फिर फ्यूचर का चुनाव किया। लेकिन इन तीनों के भी 4-4 पार्ट नहीं बल्कि 5-5 पार्ट होते हैं। इसलिए कि टेंस के बारे में कहा ही जाता है कि टेंस इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ एक्शन। क्रिया की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही टेंस को डिटरमिन करते हैं। अगर वर्ब की नेचर मात्र बी में यानी कि होने के रूप में हो तो वो होगा सिंपल। किसी वर्ब का होना प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में वर्ब का होना पाया जाएगा तो वो सिंपल पास्ट होगा, फ्यूचर में अगर होगा तो सिंपल फ्यूचर होगा। और किसी वाक्य में वर्ब तो हो लेकिन उसकी नेचर के बारे में कुछ डेफिनिट रूप से न कहा जाए तो वो क्या होगा? आपका इनडेफिनिट। फिर एक बार दोहरा दूं कि इफ द नेचर ऑफ एन एक्शन whether be it in the present or in the past or future, if the nature of action is indefinite then the tense will be indefinite। मैंने कहा कि वह पढ़ता है, पढ़ना वर्ब है, लेकिन नेचर की बात अगर की जाए तो ये डेफिनिट नहीं है। इसलिए और वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, पढ़ना वर्ब तो है
नेचर इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की नेचर इंडेफिनिट पास्ट में पाई जा रही, इसलिए क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर में अगर है तो सिंपल फ्यूचर होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। वर्ब की नेचर अगर कंटिन्यूटी शो करती हो, किसी क्रिया का लगातार जारी होना पाया जाए, कंटिन्यूअस होगा। जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका सुनना कंटिन्यू है, नेचर क्या है, वर्ब सुनने की कंटिन्यूटी है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। हमने फाइनाइट के कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया, मतलब डिस्कशन का काम परफेक्ट हो चुका है। परफेक्शन अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में अगर होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट। और एक ही क्रिया पार्टली परफेक्ट और पार्टली कंटिन्यू हो, यानी कि वर्ब की नेचर में दोनों चीजें हो, कंटिन्यूटी भी हो और परफेक्शन भी हो, तो ऐसे ही वाक्यों को हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम जो 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे से अब तक पढ़ भी चुके हैं, परफेक्शन भी है और पढ़ भी रहे हैं, तो दोनों नेचर है। प्रेजेंट में अगर है ये नेचर तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट में अगर यही, जैसे हम कल 2 घंटे से पढ़ रहे थे, तो पढ़ चुकना और कंटिन्यूटी पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, राइट। तो याद रखिएगा कि फाइनाइट का कंसेप्ट केवल और केवल किसमें है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर बात की जाए नॉन फाइनाइट की, तो फाइनाइट तो सब्जेक्ट से गवर्न होगी, लेकिन नॉन फाइनाइट वो सब्जेक्ट से गवर्न नहीं होती है। और हैरत की बात यह है कि टेंस का भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गो, शी वॉन्ट्स टू गो, इसमें प्लूरल के साथ वांट लग रहा है, ये भी प्लूरल है, इसके साथ वांट, लेकिन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के रूट फॉर्म में यस भी जोड़ रहे हैं, यानी कि इस वर्ब को सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में लाने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि वांट के ऊपर सब्जेक्ट का गवर्नेंस है, लेकिन टू गो वर्ब ही है इनके साथ, प्लूरल के भी साथ टू गो, सिंगुलर के भी साथ टू गो, राइट। मतलब ये कि टू गो अपने सब्जेक्ट के गवर्नेंस से आजाद है, मुक्त है, तो ये नॉन फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ही होता है लिमिटेड, द वर्ब विच इज मेड लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट, वही क्या होती है, फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट असीमित जिसको कहते हैं, असीमित का मतलब जो कर्ता और काल से परे हो, वो नॉन फाइनाइट। ऐसे आई लाइक रीडिंग, यू लाइक रीडिंग, ही लाइक्स रीडिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब में यस जोड़ रहे हैं, यानी ये वर्ब क्या हो गई आपकी, फाइनाइट। बट व्हाट अबाउट रीडिंग, दिस इज नॉट गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट, तो रीडिंग क्या है, ये नॉन फाइनाइट हो गई। और ये भी पता चला कि केवल फाइनाइट का ही टेंस चेंज होता है, जैसे वांट है फाइनाइट है, तो इसको हमने पास्ट वर्जन में किया, आई वांटेड टू गो, फाइनाइट का टेंस चेंज हुआ, वांट का वांटेड हो गया, लेकिन टू गो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार बिहेव करेगी, यानी कि गवर्न होगी, वो फाइनाइट, और जो सब्जेक्ट के प्रभाव से मुक्त होगी वो क्या होगी, नॉन फाइनाइट। टेंस केवल बदलता है फाइनाइट का, नॉन फाइनाइट का जो भी रूप है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब में एक समान होता है। तो अब आगे देखा जाए कि फाइनाइट होती कितनी है, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट डियर होती हैं 3, एक तो इनडेफिनिट, इन्फिनिटिव सॉरी, नॉन फाइनाइट 3 होती हैं, इनफिनिटिव,
और दूसरा होता है पार्टिसिपल, और तीसरा है बेटा जेरेंड। इन्फिनिटिव की अगर बात की जाए तो 3 होते हैं इन्फिनिटिव। एक तो सिंपल इन्फिनिटिव, दूसरा बेयर इन्फिनिटिव, और तीसरा होता है जेरेंडियल इन्फिनिटिव। सिंपल वर्ब विदाउट टू होता है क्या? वर्ब विद टू, यानी जो वर्ब टू के साथ आती हो वो सिंपल, और यही सिंपल इन्फिनिटिव ही वर्बल नाउन होता है। वर्ब जो है बेयर इन्फिनिटिव, वर्ब विदाउट टू, वर्ब विदाउट टू, यानी जो वर्ब अपने साथ टू न रखती हो वो क्या होगा? बेयर। बेयर का मतलब होता है नेकेड, नंगा, यानी वर्ब विदाउट टू। और जेरेंडियल वास्तव में ये क्वालिफाई करती है, कभी नाउन को क्वालिफाई करती है, कभी वर्ब को, कभी एडजेक्टिव को, और ये कभी दूसरे एडवर्ब को। तो जब वर्ब नाउन को क्वालिफाई करे, वर्ब को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव को, या किसी एनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे, तो वो जेरेंडियल। डिटेल में चर्चा इसकी बाद में होगी। ओनली दिस मच टुडे। गॉड ब्लेस यू डियर। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में इसकी चर्चा हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।